हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 दिसंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो हम ले रहे हैं वो है पंजाब में लगातार दूसरे दिन बेअदबी में युवक को पीट पीट कर मार डाला। देखिए, ये दूसरा केस है जब हरमिंदर साहिब के बाद अब कपूरथला में हुई दहलाने वाली घटना है ये। इसमें लोग क्या कर रहे हैं, बेअदबी पर युवकों को पीट पीट कर मार रहे हैं। उसी पर लिखी गई है ये न्यूज़, तो देख लेते हैं इसको। अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहब में बेदबी के आरोपी को पीट पीट कर मार डालने के एक दिन बाद रविवार को कपूरथला में भी उसी तरह की घटना हुई है। भीड़ ने बेअदबी के आरोप में एक युवक को पीट पीट कर मार डाला। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। ग्रंथी के बयानों के आधार पर मारे गए युवक के खिलाफ ही धारा 295 ए यानी कि धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाना के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि युवक सुबह 4 बजे गांव निजामपुर स्थित गुरुद्वारा श्री हरिहोती मर्दाना साड़ा साहिब के निशान साहिब के चेला साहिब केसरी रंग का विशेष कपड़ा उतारने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद भीड़ में गुस्सा हुआ और उन्होंने इसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि आतंकियों को शरण देने के लिए नहीं हो अफगान धरती का इस्तेमाल। यूएन का जो अधिवेशन हुआ है उसमें ये प्रस्ताव भारत और 5 मध्य एशियाई देशों ने आप कह सकते हैं इस पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये स्टेटमेंट दिया है। भारत और 5 मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के प्रस्ताव 2593 की महत्ता को दोहराया है। प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकियों को शरण देने, उन्हें प्रशिक्षित करने, आतंकी योजना बनाने या आतंकी वित्त पोषण के लिए नहीं होना चाहिए। इसमें सभी आतंकी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव 2593 को यूएनएससी ने भारत की अध्यक्षता में 30 अगस्त 2021 को पारित किया था। इस दौरान चीन और रूस मतदान से गैर हाजिर रहे। भारत मध्य एशिया डायलॉग की तीसरी बैठक के बाद रविवार को जारी संयुक्त बयान के मुताबिक विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद की सभी रूपों और प्रारूपों की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की व्यापक संधि को जल्द से जल्द अपनाने का आह्वान किया है। देखिए, ये सारी बातें तब उठ रही हैं जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और वहाँ पर अपनी एक सरकार चला रहा है जिसे कुछ ही देशों ने मान्यता दी है। जैसे चीन ने मान्यता दे दी है, रूस ने मान्यता दे दी है। हालांकि भारत ने अभी उस पर अपना विरोध जताया हुआ है और उसको मान्यता नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जो अभी ओमिक्रॉन का जो कहर आ रहा है उसको देखते हुए भारत ने जो कोरोना की डोज है, कोविड वैक्सीन की डोज है, वो अफगानिस्तान भेजी थी, जिस पर तालिबान सरकार ने भारत का धन्यवाद भी किया था। लेकिन भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार ये बात बोल चुका है कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए हो सकता है। तो ये बात भारत प्रमुख तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चुनावी बॉन्ड पर सार्वजनिक नहीं होगी रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड संबंधी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। केंद्रीय सूचना आयोग ने रिपोर्ट की जानकारी उजागर करने संबंधी आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक की अपील को खारिज कर दिया है। ज्ञात हो कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को वर्ष 2018 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा ने कहा कि इस मामले को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। आयोग को इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड कर देखने के बाद लगता है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त सूचना दे दी गई है। ज्ञात हो कि सूचना का अधिकार इसके तहत इससे जुड़े मामलों में फैसला करने वाली शीर्ष संस्था केंद्रीय सूचना आयोग है यानी कि सीवीसी है। नायक ने मार्च व अप्रैल 2018 में स्टेट बैंक द्वारा बेचे गए चुनावी बॉन्ड के मूल्य का विवरण, खरीदों की संख्या, बॉन्ड खरीदने के लिए जमा किए गए आवेदन पत्र, स्टेट बैंक द्वारा बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने को लेकर रिजर्व बैंक और सरकार को जमा दी गई रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। आरटीआई के तहत स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री के आंकड़े तो उपलब्ध कराए, लेकिन बैंक ने बॉन्ड की खरीद के लिए जमा किए गए आवेदन पत्र और बैंक द्वारा रिजर्व बैंक एवं सरकार की दी गई रिपोर्ट के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद ही वेंकटेश नायक ने ये रिपोर्ट यानी कि आरटीआई दाखिल करी थी।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं अब। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ सबकी सुरक्षा से है कि संक्रमण के 7,000 नए मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट का दौर जारी है। रविवार को सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर 83,913 हो गई है। सक्रिय मामलों की यह संख्या पिछले 570 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में 652 की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही रविवार को 7,081 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 264 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह मृतकों की संख्या बढ़कर 4,77,422 हो गई है। दूसरी तरफ दिल्ली में रविवार को 107 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों की संख्या 27 जून के बाद सबसे ज़्यादा है। इस बीच तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि राज्य के 4 हवाई अड्डों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और तिरुच्ची आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोरोना जांच को अनिवार्य बनाया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है, विश्व के सबसे लंबे रोपवे में शामिल होगा केदारनाथ रोपवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुरूप नए क्लेवर में निखर रहे केदारनाथ धाम का सफर निकट भविष्य में और आसान होगा। इसके लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे निर्माण के मद्देनजर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जा रही है। न सिर्फ केदारनाथ बल्कि हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे की कसरत शुरू की गई है। इसके निर्माण में निजी क्षेत्र की रुचि दिखा सके, इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर के अनुसार केदारनाथ रोपवे के आकार लेने पर यह विश्व के सबसे लंबे रोपवे में शामिल हो जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 11.5 किलोमीटर होगी और 25 मिनट में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पहुंचा जा सकेगा। देखिए नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज, और इससे पहले मैं बता दूं कि काफ़ी गैप हो जा रहा है इस समय न्यूज़पेपर के डिस्कशन में या फिर और भी जो वीडियो आपको दिए जाते हैं। हालांकि मेरी अब कोशिश रहेगी कि आगे से आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराए जाएँ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है सामाजिक सुधार का सिलसिला, और ये आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। देखिए आर्टिकल में लिखा गया है कि कोई भी समाज व्यवस्था संपूर्ण नहीं होता, यानी कि उसमें कोई भी चीज़, देखिए वैसे भी देखा जाए तो कोई भी चीज़ अपने में 100% नहीं होती है। वैसे ही समाज में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर रहती हैं। उसमें परिवर्तन की आवश्यकता सदैव बनी रहती है, यानी कि उसमें हर समय कोई ना कोई बदलाव आना चाहिए या लाना चाहिए। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, विशेषकर महिलाओं की दशा सुधारने के लिए तमाम आंदोलन चलते रहे हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण संबंधी सुधार की गति बहुत धीमी थी। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताज़ा पहल महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार ने कन्या के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का निर्णय लिया है। इसमें वर वधू इसके लिए विवाह की न्यूनतम आयु एक समान हो जाएगी। सरकार तत्संबंधी विधेयक लाने वाली है। इस प्रस्ताव का चारों ओर स्वागत हो रहा है, लेकिन कुछ प्रतिगामी तत्व इसका घोर विरोध कर रहे हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हनन और पार्टी नेता अबू आजमी ने लज्जाजनक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बर्क ने कहा कि विवाह की उम्र बढ़ाने से लड़कियों को आवारगी का मौका मिलेगा, जिससे हालात बिगड़ेंगे। हसन ने कहा कि महिलाओं की प्रजनन आयु 16 से 17 वर्ष से 30 वर्ष की होती है। शादी के दौरान वे बांझपन की आशंका बढ़ जाती है। यानी कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाने वाले या उनकी स्थिति को और दयनीय करने वाले हो सकते हैं। भारत में 19वीं सदी से ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के गंभीर प्रयास हुए हैं। अग्रणी समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने समाज की तत्कालीन जड़ता पर प्रहार किए थे। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध 1818 में जनमत बनाया। वह शमशानों में जाते और विधवाओं के रिश्तेदारों से आत्मदाह को रोकने का आग्रह करते। उन्होंने बहुविवाह का भी विरोध किया और महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार भी दिए जाने की मंशा दिखाई थी। देखिए ये राजा राम मोहन राय का तब हृदय परिवर्तन, वैसे भी ये इसके विरोधी थे, लेकिन जब इनके भाई की मृत्यु हुई और इनकी अपनी भाभी को चिता पर जलाया गया, तब इन्होंने ठान लिया था कि मुझे सती प्रथा कानून का अंत करना है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी 1855 में पुनर्विवाह के पक्ष में शक्तिशाली जनमत बनाया था। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में कानून बनाने का अनुरोध किया और कानून बना भी। पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कोलकाता में 7 दिसंबर 1856 को हुआ। उन्होंने 1850 में बाल विवाह के विरोध में भी जनमत बनाया।
बहुविवाह के विरुद्ध भी वह सक्रिय रहे। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती ने नारी स्वाधीनता लेख में स्त्री दुर्दशा के सुधार के लिए उत्तर वैदिक काल की गार्गी व मैत्रेयी का उल्लेख किया था। प्राचीन भारत में स्त्री और पुरुष राष्ट्र जीवन के सभी कार्यों में मिलकर काम करते थे। वैदिक काल में समाज गठन की मूल संस्था परिवार थी और परिवार गठन का मूल अधिष्ठान था। विवाह देवों को भी विवाह बताया गया है कि तब बाल विवाह नहीं थे। साहबानो मामले में न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कट्टरपंथी तत्वों के प्रभाव में उसे पलट दिया। ध्यान रहे कि अब वैसी सरकार नहीं है। भारी विरोध के बावजूद सरकार 3 तलाक कानून से पीछे नहीं हटी। कट्टरपंथी प्रतिगामी शक्तियों के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक सुधार की दिशा में सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। समाज में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। संविधान निर्माता यह जानते थे। उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में राष्ट्रीय जीवन की तमाम अभिलाषाएं जोड़ी हैं। अनुच्छेद 38 का शीर्षक महत्वपूर्ण है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह राज्य व लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश है। अनुच्छेद 39 का में सभी पुरुष और स्त्रियों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का निर्देश है। अनुच्छेद 44 यानी 44 अति महत्वपूर्ण है। इसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश है। भारत को संविधान निर्माताओं के ऐसे सभी आदेशों व सपने को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है पूरे देश में लागू हो एक पाठ्यक्रम। देखिए, इस आर्टिकल को हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP वो भी लागू होने वाली है और उसे 2020 में संसद में पेश किया गया था और ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी थी। तो उस पर भी यही एक मत राय था कि सभी राज्यों में एक पाठ्यक्रम हो, जिससे विद्यार्थियों को जब नया सेशन स्टार्ट हो, नया सेशन का समय एक हो, ताकि एडमिशन में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो इस आर्टिकल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसे हम ड्रॉप करेंगे। अब नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि LIC का IPO चालू वित्त वर्ष में आने की उम्मीद नहीं। देखिए, सबसे जो शेयर मार्केट में जो वेटिंग है वो LIC के IPO का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि अभी एक IPO की बयार आई हुई है। उसमें अब जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो LIC कंपनी है उसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करना चाहती है, इसलिए इसका IPO लाना चाहती है चालू वित्त। और आपको पता होगा IPO क्या होता है। देखिए, IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी जनता में यानी लोगों को बेचती है या फिर आप उसे खरीद सकते हैं, वही IPO बोला जाता है। चालू वित्त वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO आने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह बीमा कंपनी का अब तक वैल्यूएशन नहीं हो पाना है। इसके अलावा दूसरी औपचारिकताएं भी पूरी होना बाकी हैं। मर्चेंट बैंकर के साथ काम कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि अगर LIC का वैल्यूएशन पूरा कर भी लिया जाए, तब भी नियामक से जुड़ी कई प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें IPO से पहले पूरा किया जाना होता है। वहीं वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में सचिव तहिन कांत पांडे ने विश्वास जताया है कि जनवरी-मार्च की तिमाही में LIC का IPO आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है चेयरमैन MD के पद को बांटने का बिजली कंपनियों पर दबाव बढ़ा। पूंजी बाजार नियामक सेबी द्वारा शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों के पद को अलग अलग करने की अनिवार्यता के चलते सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। इस अनिवार्यता को पूरी करने की समय सीमा में 4 महीने बाकी हैं और इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र की ITDC ने इसका पालन करते हुए संबित पात्रा को चेयरमैन नियुक्त किया है। सेबी ने शुरू में सूचीबद्ध कंपनियों को 1 अप्रैल 2020 तक चेयरमैन और MD CEO की भूमिकाओं को अलग करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में अतिरिक्त 2 साल का समय देने का फैसला किया गया। यह नियमन अब 1 अप्रैल 2022 से बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होगा। मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं भारत और ताइवान। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चीन के साथ तनावों के बीच भारत और ताइवान ने मुक्त व्यापार समझौते और देश में ताइवानी कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए बातचीत शुरू कर दी है। इसे समग्र द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को व्यापक आधार देने के उनके संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बता दें कि ताइवान खुद को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है, लेकिन चीन न केवल उसे
अपने देश का हिस्सा मानता है बल्कि किसी दूसरे देश के साथ संबंध रखने पर धमकाता भी है। इस घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि यदि सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने का कदम सफल होता है तो अमेरिका के बाद ताइवान की कंपनी द्वारा किसी दूसरे देश में स्थापित किए जाने वाला यह दूसरा ऐसा केंद्र होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से। इसमें एक न्यूज़ है हमारे लिए कि पाकिस्तान को 19.5 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा विश्व बैंक। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के बोर्ड ने बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान को 19.5 करोड़ डॉलर लगभग 1485 करोड़ रुपए का कर्ज देने का फैसला किया है। विश्व बैंक की तरफ से शनिवार को जारी एक बयान के मुताबिक विद्युत वितरण क्षमता वृद्धि परियोजना यानी कि EIP वितरण कंपनियों को बिजली आपूर्ति प्रबंधन व इलेक्ट्रिक ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करेगी। यह राजस्व बढ़ाने, लागत व घाटा कम करने तथा प्रौद्योगिकी व सूचना प्रणाली के अनुपालन के माध्यम से परिचालन तंत्र को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। परियोजना के अंतर्गत जलवायु के अनुरूप बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी निवेश किया जाएगा। उसके बाद स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि विश्व चैंपियनशिप में श्रीकांत को ऐतिहासिक रजत। भारत के किदाम्बी श्रीकांत को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार सफर रविवार को यहां सिंगापुर के लोह की यू ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में सीधे गेम में हारने के बाद ऐतिहासिक रजत पदक के साथ समाप्त हुआ। श्रीकांत को लोह के हाथों 43 मिनट तक चले फाइनल में 15-21, 20-22 से हार का सामना करना पड़ा। तो ये आज का यानी 20 दिसंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।